नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फोकस टू एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है आगामी होने वाली जो परीक्षा है आरआरबी ग्रुप डी। इसके अलावा उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से भी विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित किया है जिसकी संभावना आगामी होने वाली जो परीक्षाएं हैं आरआरबी ग्रुप डी की, उसमें पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी मैं अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके द्रव्यमान में क्या अंतर आ जाता है? अगर हम चंद्रमा से किसी भी पिंड को पृथ्वी पे लाते हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा? तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि अगर हम किसी पिंड को कहीं भी ले जाएं तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन आएगा तो उसके भार में परिवर्तन आएगा। तो इसका उत्तर होगा अपरिवर्तित, उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर होगा ध्वनि की तीक्ष्णता जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे एकमात्र जो है भारतीय वैज्ञानिक है जिन्होंने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? कौन से ऐसे एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिन्हें जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वह है दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1930 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग से देखता है? अगर कोई अंतरिक्ष यात्री सूर्य से दूर आकाश में जाता है तो उसे आकाश किस कलर का दिखाई देता है? तो उसे आकाश जो दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा काला। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो इसका उत्तर होगा बीन्स। बीन्स एक फसल होती है जो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए सहायक होती है। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया दोस्तों एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष है। क्या है? एक निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही हम लोग मायोपिया कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भारत के लिए सबसे उपयुक्त जो है अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? वह है सौर ऊर्जा। याद रखिएगा, वह है सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे जो है रात में क्यों चमकते हैं? अपने चतुष्फल की आणविक संरचना के कारण। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पीसी कल्चर। मछली पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर कहते हैं। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की क्या भूमिका होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर्णरहित की क्या भूमिका होती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों प्रकाश के अवशोषण में। प्रकाश का अवशोषण करता है। पर्णरहित जो है यह क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पे लिखने के लिए कांटेजियस नामक जो अम्ल है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो इसका उत्तर होगा वह तत्व है सल्फर। वह तत्व है सल्फर जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का क्या कारण होता है? किस कारण से हमारे जो है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि।
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में अधिक हो जाती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। थर्मामीटर में भरने के लिए पारा ही क्यों उपयुक्त माना जाता है? थर्मामीटर में भरने के लिए पारा ही क्यों उपयुक्त माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता तथा यह ताप का सुचालक होता है। सबसे पहला कारण, यह कांच की दीवारों पे नहीं चिपकता, और दूसरा क्या है, यह ताप का जो है सुचालक होता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाने पे उसके भार में क्या परिवर्तन आएगा? किसी भी वस्तु को दोस्तों चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आ जाएगी, क्योंकि भार जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके अनुसार काम करता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6वां भाग जो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। इसलिए अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आ जाएगी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? किस रंग के प्रकाश में जो है लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो इसका उत्तर होगा बैगनी रंग। बैगनी रंग के प्रकाश में जो है लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश में होती है? वो होती है लाल रंग के। याद रखिएगा। लाल रंग के प्रकाश में जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो बर्फ की घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप जो है आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर है, यह लगभग 21% पाई जाती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पटी पे वह है ऑक्सीजन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। नेटवर्क में कौन सा आवेश होता है? तो नेटवर्क में कोई आवेश नहीं होता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? तो अब तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वह है 119। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो सबसे अधिक जो है समान तत्व हाइड्रोजन होता है सभी अम्लों में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन को हम लोग जो है सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो दूरी की इकाई है। किन्हीं दो पिंडों के बीच अगर हमें दूरी मापनी है तो वह हम प्रकाश वर्ष में मापेंगे। अगला प्रश्न है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में बदलना ही संघनन कहलाता है। संघनन के द्वारा ही वाष्प का द्रव में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है वह पावर हाउस कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी जो पादप कोशिका है वह है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है। मानव के समान लघुत्तम कपी किसको कहा जाता है? मनुष्य के समान दिखने वाला सबसे छोटा कपी कौन सा है? तो वह है गिबन। गिबन ही ऐसा कपी है जो मनुष्य के समान दिखने वाला सबसे छोटा कपी है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ल्यूमेन जो है किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम लोग किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग जो है कैलोरी में मापते हैं। याद रखिएगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य जो है तापक्रम कितना होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि ये ताप के अच्छे जो है रोधक होते हैं, ना ही अंदर की गर्मी को बाहर जाने देते हैं, ना ही बाहर की गर्मी को अंदर आने देते हैं, याद रखिएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो वह होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है हमें ध्वनि सुनाई देती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। अगले प्रश्न पे आते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण जो है ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में टोटल जो रंगों की संख्या होती है वो 7 होती है। अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? हमारे जो आंख पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनता है, याद रखिएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन रहते हैं परमाणु के अंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं, तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? तड़िक चालक के आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़िक चालक के जो आविष्कारक हैं वो हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो किया था वो किया था रांटजन ने। किसने किया था? रांटजन ने, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता हम लोग जो है लैक्टोमीटर में मापते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, फायदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो फायदोमीटर के द्वारा हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक्टियोमीटर। सूर्य की तीव्रता मापने के लिए हम लोग एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल में व्याप्त जो है आर्द्रता मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा होता है? तो सबसे जो शुद्ध तत्व होता है वह होता है सोडियम। अगले प्रश्न पे आते हैं, कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग हम लोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, परम ताप कितने डिग्री सेल्सियस को कहते हैं? परम ताप जो है कितने डिग्री सेल्सियस को हम लोग कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा -273 डिग्री। -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग परम जो है ताप कहते हैं, या इसी को हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो यह जो है संकीर्ण ऊर्जा का काम करता है, मतलब अभिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जो है नाइट्रोजन का मिश्रण है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन। कार्बन ऐसा तत्व है जिसका निर्माण मानव द्वारा भी किया जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, यशद लेपन क्या होता है? तो लोहे पर जो जस्ता चढ़ाया जाता है उसे हम लोग जो है यशद लेपन कहते हैं। लोहे पे चढ़ाया जाने वाला जस्ता जो है यशद लेपन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? CO2 का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बारूद किसका जो है मिश्रण होता है? तो बारूद नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। किसका? नाइटर, सल्फर और चारकोल का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम जो है कृत्रिम रेशा क्या है?
मानव के द्वारा निर्माण किया गया प्रथम जो है कृत्रिम रेशा क्या है? तो वह है रेयान। रेयान ऐसा रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया प्रथम जो है कृत्रिम रेशा है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर हम नवजात शिशु के बारे में बात करें तो उसमें जो है 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो सबसे जो शरीर की प्रबल अस्थि होती है वह होती है जबड़े की अस्थि। जबड़े की जो अस्थि होती है शरीर की सर्वाधिक जो है प्रबल अस्थि होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? ये कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का जो संबंध है वह हृदय से है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मानव शरीर में एक बार धड़कने के लिए हृदय को जो है 0.8 सेकेंड, लगभग 1 मिनट से भी कम लगता है और पूरे 1 मिनट में यह 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? कौन सा ऐसा रक्त समूह है वह सबसे जो है रक्त ले सकता है? तो इसका उत्तर होगा AB। AB रक्त समूह जो है वह सबसे रक्त ले सकता है। सर्वदाता के अगर बारे में बात करें तो वह है O ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मानव शरीर की किस ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे छोटी मानव शरीर की जो ग्रंथि है उसे हम पिट्यूरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पिट्यूरिटी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? किस हार्मोन्स को हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एड्रीनेलिन। क्या है इसका उत्तर? एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है इसे हम लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो इसका उत्तर होगा जीवन रक्षक जो हार्मोन्स होता है वह एड्रिनल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज बैटिंग व बेस्ट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बैटिंग्स और बेस्ट नामक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में क्या होता है? मानव शरीर का तापक्रम जो है सेल्सियस में क्या होता है? तो सेल्सियस में जो मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पे आते हैं, EEG का प्रयोग किसकी जो है गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो EEG का प्रयोग हम लोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि के बारे में पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो शहद का जो प्रमुख घटक होता है वह होता है फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण है वह प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है आंवला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेराल। क्या है? टोकोफेराल, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं,
मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन के। विटामिन के के कारण जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितने प्रतिशत होता है? हमारे शरीर में औसतन जो है ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर होगा 50%। औसतन जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 50% होती है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्ते में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो होती है आयरन की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैसूर में। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का जो है आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड के द्वारा शरीर की आंत जो है प्रभावित होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी जो प्रोटोजोआ है उसे हम क्या कहते हैं? तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है उसे हम एंट अमीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट अमीबा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आँखों में दूरदृष्टि नामक बीमारी होने का कारण क्या है? आँखों में दूरदृष्टि नामक जो बीमारी हो जाती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है नेत्र गोलक जो होता है उसका छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना आँखों में दूरदृष्टि नामक बीमारी का कारण है, याद रखिएगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषध शोध संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो न्यूमोनिया जो रोग है वह मानव शरीर के फेफड़े नामक अंग को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके जो है संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो है यकृत के संक्रमण के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक जो है वेरिओला नामक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? वेरिओला वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है मदद करता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग जो है किसके कारण होता है? मीना माता रोग हमारे शरीर में किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर होगा पारा के कारण। अगले प्रश्न पे आते हैं, जापानी एन्सेफलाइटिस नामक बीमारी जो है इसका क्या कारक है? जापानी एन्सेफलाइटिस नामक जो बीमारी है इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों विषाणु। विषाणु के कारण जो है जापानी एन्सेफलाइटिस नामक जो बीमारी होती है वह विषाणु के कारण होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी के कारण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, काली मौत जो है किसके कारण होती है, जिसे हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं, यह किसके कारण होती है? तो प्लेग के कारण जिसकी मौत होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों काली मौत या ब्लैक डेथ। प्लेग के कारण होने वाली मौतों को हम लोग जो है ब्लैक डेथ या काली मौत के कारण हुई डेथ कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम कुछ और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। एक बार और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों।